मेरे अपॉइंटमेंट होने के बाद 4-5 दिन तो लोगों को यही पता नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, और ये मेरा क्रेडिट है। पहले एक दिन तो मुझे आदिवासी बोलते हुए चला, फिर बागे के 2 दिन मुझे ओबीसी का, फिर किसी ने और मराठा का, फिर ये मानो लगाता है ये कहा। तो मुझे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मुझे किसी वर्ग में ना तोला जाए। जी, कि जब आपको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई। ये कहा गया कि नेता जो हैं वो 5 स्टार होटल में सोते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं। आपकी एक तस्वीर आई गिरगांव के सर्वोदय आश्रम में, आप ज़मीन पर सोए हुए हैं। गांधीवाद हम जब बोलते हैं तब उसका दूसरा जो पहलू आता है वो गोडसेवाद का आता है। तो गांधी को मारने वाला जो गोडसे है, उस गोडसेवाद के विचार को जो राइटिस्ट विंग है वो उसके साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष का पद एक सफ़ेद हाथी के तौर पर कहा गया, जिसे 5 साल तक चलाना है, जब तक इलेक्शंस आता है, लोगों को साथ में रखना है। ऐसे में ये पद आपको मिलना, ये इसे एक चैलेंज मानते हैं? सामान लेने के लिए दुकान में आदमी जाता है तो बोलता है कि मेरी जात के आदमी की दुकान से मैं सामान लाऊं। यहाँ तक का पोलराइजेशन जो हुआ है ये हमारे पुरोगामी महाराष्ट्र में ये नहीं बैठ। सत्ता आएगी जाएगी नहीं आएगी वो बात अपनी जगह है, मेरी विचारधारा की लड़ाई है, ये तो हमारा मूल मैंडेट है। और विचारधारा की लड़ाई लड़ो, यही कांग्रेस, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया हर्षवर्धन सपकाल जी हमें। सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि जब मैं कांग्रेस के दूसरे नेताओं से बात कर रहा था, आपके बारे में जानकारी ले रहा था, और जो अखबारों में भी छपा, 2-3 चीज़ें लिख के आई थी। एक तो ये कि सरप्राइजिंग चॉइस थे जब आपको महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि आप एक पॉपुलर फेस नहीं है महाराष्ट्र कांग्रेस की बात करें। साथ ही साथ इसके साथ में अगर एक लाइन जो हर किसी ने मुझसे कहा वो यही है कि आप लॉयल हैं गांधीयन आइडियोलॉजी को लेकर और ग्रास रूट से कनेक्टेड हैं। जब हम बात करें कि आपको लगता है ये आपका डेफिनेशन सही है, जो लोगों ने, जो कांग्रेस के नेताओं ने आपके बारे में कहा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पार्टी के भीतर तो मेरे सबके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। सब लोग लगभग अक्रॉस द महाराष्ट्र सब लोग जानते भी हैं, मगर आए दिन प्रदेश का अध्यक्ष बनाना है तो कैसा चाहिए, ये एक जो सो कॉल्ड एक जो फ्रेम बनी है, उस फ्रेम में मैं कतई उस फ्रेम में मैं बैठता नहीं था। तो इसलिए सरप्राइजिंग, ठीक, ये शब्द जो है ठीक है अपनी जगह, मगर ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये कोई धक्का नहीं है या ताजुब वाली या हैरान करने वाली ऐसी कोई बात है। तो मुझे पिछले लंबे समय से मैं ग्रास रूट से लेकर तो एआईसीसी तक जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली, तो ये जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए मैं एक जो वन ऑफ द एक ऑप्शन था, और जो मुझे लेकर जो फैसला हुआ है उससे मुझे ताजुब नहीं है। दूसरी बात, ग्रास रूट से मैं ज़रूर जुड़ा हुआ हूँ। मैं भले ही पिछले 15 साल से दिल्ली में विभिन्न जिम्मेदारियों पे रहा हूँ, एआईसीसी में सेक्रेटरी, इंचार्जेस, तमाम जगह इंचार्जेस, भारत जोड़ो यात्रा में वन ऑफ द कन्वीनर, ये सारी चीज़ें करने का मौका मिला, मगर उसके बावजूद मैं महाराष्ट्र में ही रहा और पंचायत से लेके तो एआईसीसी तक सभी लोगों से मेरा कम्युनिकेशन रहा। और गांधी नेहरू ये जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी पर पूरा मुझे मेरा विश्वास है, एतबार है। उसके साथ गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, वारकरी संप्रदाय की परंपरा, शाहू फुले अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, ये जो धरोहर है, उस धरोहर को भी मैं मानने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, लेकिन यह सवाल मैंने आपसे जानबूझकर इसलिए भी पूछा क्योंकि क्या हर कोई जो कांग्रेस में नहीं है उन्हें गांधीयन आइडियोलॉजी का नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप पूरी तरीके से इस पर बिलीव करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठाता है कि क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में खास तौर पर हमने कई रिबेलियन देखे हैं, जो लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया था उनको पार्टी छोड़ते हुए देखा है। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी है इसकी ज़रूरत अब ज़्यादा है, इसलिए भी आपको चूज़ किया गया? और जब हम गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आपके लिए बतौर नए कांग्रेस अध्यक्ष इसका क्या मतलब होता है? देखिए, गांधीयन आइडियोलॉजी जो है वो कोई गांधी जी ने सभी से कंपाइल करते हुए अपनी आध्यात्मिक जो परंपरा है वहाँ से, लोगों की जो जज्बात है वहाँ से,
और एक समाजवाद पर आधारित एक व्यवस्था उन्होंने जो देखी उसको हम गांधीवादी कहते हैं। मगर जो गांधीवाद है वही शाहूवाद है, वही महात्मा ज्योतिबा फुले की बात है, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात है। कहने के अंदाज में कोई फ़र्क होगा, इतना ही नहीं तो एक आध्यात्मिक परंपरा भी उसमें झलकती है। शिवाजी महाराज का जो हिंद स्वराज शब्द था वो भी उससे झलकता है। तो ये सबको इंक्लूसिवली सबको साथ लेकर जो शब्द को जो स्थापित हुआ है, जो कॉइन हुआ है, उसको हम गांधीवाद कहते हैं। और गांधीवाद हम जब बोलते हैं तब तो उसका दूसरा जो पहलू आता है वो गोडसेवाद का आता है। तो गांधी को मारने वाला जो गोडसे है, उस गोडसेवाद के विचार को जो राइटिस्ट विंग है वो उसके साथ जुड़ते हैं और गांधी के साथ संविधान का विचार, अध्यात्म का विचार, वारकरी संप्रदाय का विचार, शिव शाहू फुले अम्बेडकर का विचार वो उनके साथ आता है। और ये हमारा डीएनए भी है। और इस डीएनए जो भारत का जो डीएनए है वो यही डीएनए है और उस भारत का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक ही है। और आपने जो कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि गांधीवाद वाला आदमी को कोई अलग से आप फ्लैग करो। सभी लोग जो है वो गांधी, आखिर हम सबका जो आम आदमी का जो जीवन है उसका दर्पण गांधी में है। और यही बात है कि हम इंटरनेशनली जब भारत बोलते हैं तब गांधी जी का नाम जो है वो उभर के उछल के सामने आता है। और इतना ही नहीं तो उनका जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, वो विश्व में उसको नॉन वायलेंस डे उसमें उस दिन समझा जाता है, मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विदेश में भी जो स्टैचू लगे वो भी महात्मा गांधी जी के लगे हैं। तो भारत की जो पहचान है वो गांधी है और गांधी का जो जीवन है वो भारत है, चाहे आप उसको गांधीयन कहो या मत कहो। ठीक, अब मैं दर्शकों को सर आपकी थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आप बताइएगा भी कि ये जितनी जानकारी है वो सही है कि इसमें और क्या जोड़ना चाहिए। एक समय पर आप स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर थे, उसके बाद NSUI जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस का, वहाँ से आप शुरुआत करते हैं, ज़िला परिषद के चेयरमैन बनते हैं बुल्डाना में अर्ली 2000s में और 1999 में इनफैक्ट आप यंगेस्ट ज़िला परिषद जो है स्टेट का उसमें आप आते हैं। फिर उसके बाद 2014 में MLA बनते हैं आप बुल्डाना से, प्रेसिडेंट हैं आप कांग्रेस राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का और सेक्रेटरी भी हैं AICC से। कांग्रेस के साथ आपने कैसे शुरुआत की? क्या आपके घर के लोग भी इससे जुड़े हुए थे? कैसे इस यहाँ तक आप पहुँचे? और जिसने छोटे लेवल से शुरुआत किया, NSUI से शुरुआत करके महाराष्ट्र कांग्रेस तक का अध्यक्ष तक का सफ़र, इसके बारे में लोगों को अगर आप कुछ बताएं। जी नहीं, ये बड़ा एक तरफ स्वाभाविक और दूसरी तरफ चौंकाने वाला, ऐसा दोनों का सम्मिश्रण एक मेरा जीवन का सफ़र रहा है। मैं कोई तय करके राजनीतिक आदमी नहीं बना हूँ। अच्छा। वास्तव में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ना जुड़े और संघर्ष का और सेवा का काम करी, ये मेरा जज्बा था युवा अवस्थाओं में। जैसे आपने कहा कि मैं नेशनल कबड्डी का एक प्लेयर था, एक एथलीट भी था स्टेट लेवल का, तो और बहुत सारे युवाओं के बीच में हमेशा घिरा रहता था। तो उसके चलते राजनीति में मुझे आइडेंटिफाई करके ज़रूर उस तरफ मेरा रुझान कहीं ना कहीं बढ़ा। मगर मैं एक्टिविस्ट और एक ऑर्गेनाइज़र, कल्चर और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र के नाम से मैं विद्यार्थी दशा में सक्रिय हुआ। टिपिकली NSUI यूथ कांग्रेस जो होता है उसके वो मेरा जर्नी नहीं है। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर या छोटा गांव का एक रहने वाला है। हर वहाँ भी कैटरिंग आया, कोई बहुत सारी सुविधा आई, हर किसी के सुख दुख में जाके भागीदारी करना, उसमें काम करना, तो ये एक मेरा अंदाज़ रहा। और ये सब मैं इसमें पूरी तरीके से जब इसी काम को और इसी माहौल को और इसी कल्चर को मैं घिरा था, उसी वक्त मुझे जिला पंचायत एक बहुत ही मुश्किल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे लड़ने का मौका मिला। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें थी और पार्टी के भी किसको लड़वाना इस प्रकार से भी एक कन्फ्यूजन था। उस स्थिति में मुझे वहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने बिना पैसे का वो चुनाव लड़ा। अच्छा। हाँ, वहाँ पर माइनॉरिटी का वोट ये 55% वोट था।
मेरा खुद का वोट भी नहीं था, मेरे गांव का भी वोट नहीं था, मगर कम पैसों में चुनाव लड़ने का वहाँ पर मैंने एक प्रयोग किया और वहाँ आश्चर्य ये रहा कि मैं वहाँ पर जीत के भी आया। और जीत के आने के बाद उसी टर्म में मुझे जिला पंचायत का कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। अच्छा। और एक बार अध्यक्ष आप बन जाते हो, उस वक्त अध्यक्ष जो है, अभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का दौर चल रहा है, मगर मैं जब जिला पंचायत लड़ा और जिला पंचायत का अध्यक्ष बना तो डेवोल्यूशन ऑफ द पावर का वो दौर था। तो मिनी मंत्रालय डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था, बम्बई में हर काम के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं पर बहुत सारे सभी अधिकार लगभग वही थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये सवाल पूछना, आपने कहा कि कम पैसों में या बिना पैसों के लड़े, ये एक्सपेरिमेंट था कि पैसे नहीं थे, कि क्यों आपको लगा कि अच्छा बिना पैसों के भी जीत सकते? क्योंकि अभी के समय तो जो सरकार है उनके विधायकों के बारे में ही वो एक कहा मुहावरा यहाँ पर जो कहा भी जाता है, स्लोगन 50 होके एकदम होके 50 करोड़ रुपए लेकर खरीदने की बात की जाती है, और आप कह रहे हैं कि बिना पैसे के आप चुनाव लड़े, तो ये हो सकता था, पैसे नहीं थे, क्या था? मैं 97 में चुनाव लड़ा तो 14,500 महज खर्चा मेरा उस वक्त हुआ। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि पैसे नहीं थे, और घर वालों की भी, माताजी पिताजी का भी थोड़ा कि यार ये कहाँ चुनाव लड़ेगा और तो क्या, तो उनके तरफ से विरोध नहीं था हालांकि, मगर कोई उस प्रकार से कोई प्रोत्साहन भी नहीं था। अब मेरी माताजी बीमार थी इसलिए शादी मेरी हो गई, नहीं तो मैं शादी भी करने वाला नहीं था। तो नई नई शादी भी हुई थी, तब वो शादी हो जाती है, 6 महीने हो जाती है, अब खेती बाड़ी कर रहे, कुछ काम धाम तो कुछ करते हैं नहीं, तो फिर अब चलो ये चुनाव लड़के देखते हैं, ये भी एक बात उसमें रही। और जाहिर बात है पैसे थे ही नहीं, और बहुत सारे लोगों ने भी बोला नहीं, कार्यकर्ताओं ने भी बोला नहीं कि पैसे चाहिए। तो 5 गांव ऐसे रहे मेरे 18 में से कि उसने तो 5 पैसे भी चाय भी मेरे से नहीं पी। अच्छा। हाँ, तो इसका मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इसमें ये मेरी तारीफ नहीं है, ये लोग कितने अच्छे उसका ये सबूत है, और लोग कैसे आपके साथ आ सकते हैं इसका एक उदाहरण है। और आए दिन क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रल जो सब सिस्टम है, चुनाव की प्रक्रिया है, इसको सभी लोग बहुत कोसते हैं और ये बुरी कहते हैं। तो मैंने तो 4 चुनाव लड़े, तो 4 चुनाव में मुझे जो अनुभव आया, तो वो मैं चुनाव प्रक्रिया को गलत नहीं बोल सकता हूँ। मैं चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी है और लोग आपको संभाल लेते हैं, ये मेरा अनुभव रहा। तो चुनाव प्रक्रिया अच्छी है, इसका मैं बेनिफिशियरी एक हूँ। तो ये चुनाव में पैसे नहीं थे और किसी ने मांगे भी नहीं, कोई बैनर पोस्टर बहुत कोई कहीं खाना खिलाओ ये पर बाटो बेटो वाला कोई माहौल नहीं था। तो वो चुनाव में मैं 14,500 में लड़ा और फिर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। तो बहुत स्ट्रांग लाल दिए की बत्ती की गाड़ी हुआ करती थी, वो फिर बड़ा ही जलवाई उस दौर में था। वो चुनाव में अध्यक्ष रहते हुए दूसरा चुनाव लड़ा मैं 2002 में, उसमें मुझे महज 30,000 रुपये खर्चा आया। अच्छा। हाँ, और उस वक्त तो मेरा नाम भी हुआ था, एक बहुत बड़े अहदे पे भी मैं था, तब पैसे का मोबिलाइजेशन हो सकता था, मगर वहाँ ज़रूरत नहीं गिरी। बहुत इंटरेस्टिंग बात सर आपने कही। अब वहाँ से आपने शुरुआत की, अब आप महाराष्ट्र स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। क्या आपने ये मांग की थी, क्योंकि लगातार ये चल रहा था, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। अब अगले 5 साल तक यहाँ पर सरकार में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। अब चुनाव इतने जल्दी कोई फिलहाल होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कुछ जगहों पे इसे कांग्रेस के अध्यक्ष का पद एक सफ़ेद हाथी के तौर पर कहा गया, जिसे 5 साल तक चलाना है, जब तक इलेक्शंस आता है, लोगों को साथ में रखना है। ऐसे में ये पद आपको मिलना, ये इसे एक चैलेंज मानते हैं? किस तरह से आप देखते हैं इस पद के लिए? ये भी कहा जा रहा था कि कई लोग, बड़े लोग थे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लोग डर रहे थे। ये सभी चीज़ों को जब आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें तो भी ये कोई तैयार नहीं था वगैरह वगैरह, ये फालतू बात है। ऐसा नहीं, हमारे सब आदरणीय जो नेतागण हैं वो इस पार्टी को और इस पद को लेके बड़ा ही वो अच्छे तरीके से उसको देखते हैं, और वो उसके लिए हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा काबिल थे, बहुत अच्छे सब लोग थे, मगर फैसला जो हुआ वो मेरे नाम का हुआ। अब चुनौती है क्या, तो हाँ जाहिर सी बात है कि चुनौती है, पर लोगों को साथ, लोग तो साथ है ही, हमारे पास लोग साथ में है, ऊपर का नेतृत्व तो हमारे पास सक्षम है, बीच की जो कड़ियाँ है उसको जोड़ने का काम मुझे ये करना होगा।
क्योंकि अब देश में अब दो ही विचारधाराएं बची है, एक कांग्रेस की विचारधारा है और दूसरी बीजेपी की विचारधारा है। और सीधा सीधा जो संघर्ष है, पोलराइजेशन, ये दो विचारों में है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया और उनका आइडिया ऑफ इंडिया, इसमें एक फ़र्क है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो आध्यात्मिक जो क्रांति हुई है वहाँ से, वो हमारी आइडिया ऑफ इंडिया है। और हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को हमने बहुत ही सुचारू रूप से संविधान में उसको हम देखते हैं। और दूसरी जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो संविधान पे विश्वास नहीं, और वो मुट्ठी भर लोगों ने ही राज करना चाहिए, ये विचार वाले लोग हैं। तो ये लड़ाई जो है ये कैडर की या लोगों को संभालो, ये पार्टी छोड़ के गया वो पार्टी में छोड़ के गया, इसकी लड़ाई नहीं है, या इसकी चिंता भी नहीं है। तो जो चिंता जो है ये राइटिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये समझने वाला तबका जो है वो कम हो रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट में खाट 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 ठाक ठाक, ये इंस्टेंट फूड वाला जो मामला आ गया ना तो वो नज़र से लोग देख रहे हैं, ये चिंता की बात है। तो ये विशुद्ध रूप में ये वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई को लड़ना है। 5 साल का समय है, और एक समय के मद्देनज़र और लड़ाई की जब अपन बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन मौका है, ये भी कह सकते हैं। और इसको हल्के में नहीं मैं लूँगा, ये बहुत ही गरिमापूर्ण एक पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत चैलेंजिंग है, और सबको साथ लेकर, आम कार्यकर्ता को साथ लेकर, नेता को साथ लेकर इसको मुझे लड़ना है और जीतना है। आइडियोलॉजी की आपने बात की, आपको लगता है आइडियोलॉजी एक समय पर महाराष्ट्र जो कांग्रेस शासित राज्य माना जाता था, लगभग 2014 तक तो यही परिस्थिति थी कि अधिकांश जो मुख्यमंत्री थे सभी कांग्रेस के थे, बड़े बड़े लोग थे, और अचानक से कांग्रेस का यहाँ से धीरे धीरे कम होना। तो आपको लगता है कि ये आइडियोलॉजी को फिर से लोगों तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ग्रास रूट से आते हैं। एक ये भी कहा गया कि ग्रास रूट से जुड़े हुए बंदे को अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएगा। तो ये एक वजह आप मानते हैं, और आपको लगता है कि एक बड़ी जो आपकी लड़ाई है वो इस आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने की है? बिल्कुल पक्का है। सत्ता आएगी जाएगी नहीं आएगी वो बात अपनी जगह है, मेरी विचारधारा की लड़ाई है, ये तो हमारा मूल मैंडेट है। और विचारधारा की लड़ाई लड़ो, यही कांग्रेस, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का फर्ज है, जिम्मेदारी है। और मेरे सामने भी जो मैंडेट है वो क्लियर कट है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आज बहुत ही राइट विंग जो है वो बहुत ही बेदर्दी के साथ इस देश का माहौल बिगाड़ रही है। जाओ और उनके साथ, उनके खिलाफ में हमारी आइडियोलॉजी क्या है उसको रखो। तो ये तो अब दिस इज हाई टाइम, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। महाराष्ट्र को एक पुरोगामी राज्य माना जाता है, आपको लगता है कि यहाँ की जो सोच है, विचार है, वो पिछले कुछ सालों में ख़राब हुई है? क्योंकि अब हम बात भी कर रहे थे तब भी आपने इसका जिक्र किया। आपके लिए बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये जब हम आइडियोलॉजी और इसकी बात करते हैं और आप महाराष्ट्र को देखते हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और जब आप कहते हैं कि आइडियोलॉजी तोड़ फोड़ ये वाली हो चुकी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, ये मुझे तो सत्ता आना जाना ये अपनी जगह की बात है, मगर ये जो बिगड़ा हुआ माहौल जो है वो देख के बड़ा अफसोस होता है। और अफसोस इसलिए होता है कि हम महाराष्ट्र को हमेशा पुरोगामी महाराष्ट्र बोलते हैं, और शाहू फुले अम्बेडकर का छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र बोलते हैं। और ये दोनों टर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं तब इसमें ये राइट विंग कहीं बैठती नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ में लड़े, निज़ाम के खिलाफ में लड़े, आदिल शाह के खिलाफ में लड़े। वैसे ही वो उस वक्त के जो तथाकथित धर्म मार्तंड जो थे और जो जिन्होंने हिंदू धर्म में कब्जा करके रखा था, उनके खिलाफ भी उनका संघर्ष रहा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो है उसे रोकने की भी कोशिश एक वर्ग ने की, जिसको हम आज राइटिस्ट बोलते हैं। तो जो पहली महिलाओं की जो स्कूल निकली वो सावित्रीबाई फुले ने जिन्हें जो निकाली, तो सावित्रीबाई को पत्थर फेंकने वाले लोग कोई बाहर से, विदेश से आए हुए या अन्य धर्म के लोग नहीं थे। और वो ये कहते थे कि महिलाओं ने पढ़ना नहीं चाहिए, और ये महिलाओं को पढ़ा रही है तो धर्म डुबा रही है, तो इसलिए उनको मारा गया। आज पत्थर मारने वाले, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को विरोध करने वाले, महात्मा गांधी को गोली मारने वाले, तुकाराम महाराज की गाथाओं को पानी में डुबाने वाला जो राइटिस्ट विंग है, आज उसका बोलबाला हमारे महाराष्ट्र में है। ये देख के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप बोले महाराष्ट्र में माहौल ख़राब है, कैसे ख़राब है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है। ये रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं है, तो एक कास्ट का भी, ओबीसी को मराठा के साथ लड़ाना, माइनॉरिटी को हिंदू के साथ लड़ाना,
हर ओबीसी के बीच की कास्ट, ओपन के बीच की कास्ट, इसका बहुत ही बुरी तरीके से पोलराइजेशन किया है। सामान लेने के लिए दुकान में आदमी जाता है तो बोलता है कि मेरी जात के आदमी की दुकान से मैं सामान लाऊं। यहाँ तक का पोलराइजेशन जो हुआ है ये हमारे पुरोगामी महाराष्ट्र में ये नहीं बैठता। संयुक्त महाराष्ट्र के बाद एक आंदोलन चला और संयुक्त महाराष्ट्र में कहा कि हम सब जाति धर्म के लोग इकट्ठा आए और एक होके हम केवल हमारी मराठी की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। उस वक्त महाराष्ट्र धर्म नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि हम महाराष्ट्र धर्म के हैं, हम सब लोग एक हैं। ये जज्बा महाराष्ट्र के मन में था। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मावड़ा लड़ा तो मावड़ा कोई एक वर्ग का, एक जात का, एक धर्म का नहीं था। तो सब लोगों ने इकट्ठा आके शिवाजी महाराज की आर्मी में बतौर मावड़ा काम किया। आज इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो ये क्या लगाया है कि सरनेम के साथ वो कौन है इसको भापने की, सुनने की कोशिश हो रही है और वो देख के कितना हाथ बढ़ाया जाए मिलाने के लिए। ये माहौल आज महाराष्ट्र में होगा तो ये बहुत ही दुखद है। और हमें यदि हम कहते हैं कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर का यह महाराष्ट्र है तो ये स्थिति बदलना ही हमारा लक्ष्य है। तो जब मैं आपका सरनेम देखता हूँ सपकाळ, या जब कांग्रेस आपको अपॉइंट करता है, क्या ये देखना बेईमानी होगी कि कांग्रेस ने अब एक मराठा को अध्यक्ष बनाया और एक ओबीसी को सीएलपी का नेता बनाया? ये इस तरह से आप नहीं देखते सर? मैं तो पहले ये बताऊं कि ज़रूर मेरे माताजी पिताजी ने मेरा स्कूल में जाते हुए मुझे किसी धर्म और कास्ट के साथ जोड़ा होगा, मगर मेरे बच्चों को मैंने स्कूल में डालते समय उनको मानव जात का लिखा है और धर्म मानवता लिखा है। उनके स्कूल के सर्टिफिकेट? हाँ, उनके स्कूल के जब एडमिशन करते तब वो उसके साथ लिखा है। और मैं किसी जात के साथ रिलेट खुद को नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। बहरहाल ओबीसी तबके से मैं भी आता हूँ। कुनबी का अर्थ होता है कि खेती बाड़ी करने वाला, किसानी करने वाला। तो किसानी जो भी करता है उसको कुनबी कहते हैं। तो वो भी उस वर्ग से मैं उसको आता हूँ। और ये मराठा ओबीसी वगैरह ये सारा जो है ये रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कास्टिज्म जाना चाहिए ऐसा अपन जो बोलते हैं तो उसके साथ साथ हर तबके को रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। मगर वो उसको बहुत खूबसूरत तरीके से और ढंग से उसको आगे लेके जाने की आवश्यकता है। तो मैं इसको एक मानवता की नज़र से मैं राजनीति में रहा हूँ। मेरा लंबा समय तो मेरे अपॉइंटमेंट होने के बाद 4-5 दिन तो लोगों को यही पता नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, और ये मेरा क्रेडिट है। पहले एक दिन तो मुझे आदिवासी बोलते हुए चला, फिर बागे के 2 दिन मुझे ओबीसी का, फिर किसी ने और मराठा का, फिर ये मानो लगाता है ये कहा। तो मुझे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मुझे किसी वर्ग में ना तोला जाए। जी, आपने आइडियोलॉजी की बात की इसलिए इतने सारे सवाल पूछे। अब हम बात करते हैं बतौर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट की। ये आपके बारे में कहा जाता है कि आप राहुल गांधी के करीबी हैं। जब आपको अध्यक्ष बनाया, क्या आपकी बात हुई? राहुल गांधी जी ने आपसे क्या कुछ बात की इसके बारे में? कुछ बातचीत आप लोगों के बारे में हुई कि कैसे संभालना है, क्या करना है? आज के इस दौर में राहुल गांधी बहुत बड़ी उम्मीद है, केवल महज कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। तो राहुल गांधी एक देश में जो रैशनल थिंकिंग वाला, जो विवेक पर जो आधारित विचार जिनके, उनके लिए राहुल गांधी एक उम्मीद है। और ऐसे एक नेता के साथ बहुत सारे कांग्रेस के सभी नेताओं के अच्छे उनके साथ संबंध है, और उसमें मैं भी एक हूँ कि मेरा उनके साथ उनका मुझ पर प्रभाव है। और मैं हमेशा उनकी बातचीत को सुनते रहता हूँ। क्या है कि राहुल गांधी इसलिए लोग उनके साथ है। मतलब क्या हुआ इसका? कि राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है गांधी परिवार के, इनके पिताजी ये थे, उनके दादी ये थी, और ये गांधी है। तो फिर राहुल गांधी है तो फिर चलो उनके साथ सेल्फी निकाली जाए। तो ये कारण से बहुत सारा वर्ग जो है, मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर की बात नहीं कर रहा, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, तो लोग आज उनकी तरफ गांधी है इसलिए देख रहे हैं। मगर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और उनका क्या मैसेज है, ये सुन के यदि लोग उनके साथ रहना या न रहना शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं जो हूँ, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी का क्या मैसेज है, इसको मैं सुनकर मैं राहुल गांधी जी के साथ। अच्छा, गांधी सरनेम की वजह से नहीं? गांधी सरनेम है, वो हमारी गरिमा है,
एक ऐसे परिवार से आते हैं कि उसका स्वाभिमान पूरे देश को होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ मैं वो क्या कह रहे हैं इसके तरफ भी मेरा ध्यान है। तो ऐसा क्लियर उनका जो मैसेज और मैंडेट है उसको मैं समझने का प्रयास हमेशा से करता आ रहा हूँ, और ये नज़र से आप भी एक बार उनको देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब लेकिन आप बताइए मुझे, महाराष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस की अगर बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अशोक चौहान को मुख्यमंत्री तक बनाया तब भी वो पार्टी छोड़कर चले गए। लोकसभा चुनाव के समय देखा गया टिकट नहीं मिलने पर कुछ लोग रिबेलियन कर दिए, लोगों ने पार्टी छोड़ा, कुछ लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। तो ये तो मुद्दा अभी बना हुआ है। ऐसे में इन लोगों को साथ में लेकर चलना, उसमें भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई सीनियर नेता हैं, कोई बहुत टर्म के एमएलए रह चुके हैं, ये आपको लगता है कि एक चैलेंज होगा आपके लिए इन सभी लोगों को साथ में रखना जिनके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं हैं? देखो, महत्वाकांक्षा है तो वो अच्छी बात है, राजनीति में रह के आप कोई एम्बिशन रखते हो तो अच्छी बात है, और उसके लिए आप कोशिश करो, ये मेरी उम्मीद रहेगी। नंबर 2, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिए तो उन्होंने विचार छोड़ के चले गए, अपने स्वार्थ के लिए चले गए, डर के कारण चले गए, पर वो विचार तो हमारे पास ही है, और वो जो चले गए वो खुद अकेले इंडिविजुअल दूसरे विचार में वो लोग चले गए। तो उनके जाने से कोई पार्टी का आइडियोलॉजिकल कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये यार इतना सब कुछ इन्होंने लेने के बाद पार्टियों को छोड़ दिया, और ये बीजेपी जो है खुद का काम छोड़ के लोगों को क्यों ले रही है? तो इसमें वो बीजेपी अपने आप में और जाने वाला आदमी अपने आप में वो एक्सपोज हो रहा है, इसमें कोई पार्टी का नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग पार्टी में हैं उनको साथ में रखना एक चैलेंज है? नहीं, वो पार्टी में जो देखो डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन, जिनको जाना था वो जा चुके हैं, और अभी जो है वो उनके जाने के कारण हमारे पास की जो सेकंड लाइन है वो ऊपर आई है, जो नए ऊर्जा के साथ पार्टी में है। तो वो कोई चैलेंज नहीं है, सबके साथ कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को ज़रूर ध्यान दिया जाएगा उसमें। अच्छा, लेकिन सर पिछले साल कांग्रेस के लिए अच्छा समय भी रहा और बुरा समय भी रहा। महाराष्ट्र कांग्रेस लोकसभा में 13+1 14 एमपीज़ वो जीत पाए, सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन विधानसभा चुनाव में 14 एमपी होने के बावजूद केवल 16 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए एक ख़राब समय भी था। तो अब आप जब आए हैं इसे कैसे सुधारेंगे, क्या करने चाहिए? या क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है उसके बारे में ये कहा जा रहा है क्योंकि ये हार हुई है, हालांकि इसे लेकर राहुल गांधी आप कई सवाल उठाए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के वर्कर्स को आपको लगता है कि फिर से जगाने की ज़रूरत है, उनमें हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है? नहीं, ये परसेप्शन बन गया है कि वो बहुत ही मायूस है। उसकी मायूसी कुछ हद तक हो सकती है, मगर वो ताकतवर तो जैसे कि वैसे आप मुस्तैदी से वहीं पर वो खड़ा है। जब 15 एमपी जिता के लाए और हमारे अलायंस पार्टनर के ढेर सारे जिता के लाए, तब भी वो बड़े मुस्तैदी से था। ये चुनाव भी उसने लड़ा, और आज भी वो अपनी जगह पर वो कायम है। अब एक चुनाव में ज़्यादा आते, दूसरे में हमारी कुछ कमियां खामियां रही होगी कि हम ठीक से हमारा अलायंस और हम परफॉर्म नहीं कर पाए, मगर अभी ये एक एक्सीडेंट था, वो हो चुका है। हर समय अभी चुनाव आ जाएंगे तो अभी और अलग नंबर आ जाएगा। तो आज की स्थिति ये नहीं, आज जो के अंदर जो सब खेल चल रहा है, और जो फडणवीस जी और उनके दो अलायंस जो है वो जो कर रहे हैं, तो अभी तो आज उनका बहुत ही डाउन है। आज चुनाव हो जाएगा तो हमारा 160 भी आ जाएंगे। अच्छा, मगर वो अभी वो इफ को और इस प्रकार से कुछ बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो 16 पर हमारा मूल्यांकन ना हो, पार्लियामेंट में आए हुए हमारे 15 पे भी हमारा मूल्यांकन ना हो, हमारा एक लंबा पार्टी का इतिहास रहा है, 125 साल की पार्टी रही है, और आज हम विशुद्ध स्वरूप में बीजेपी के खिलाफ में संघर्ष करने वाली एकलौती पार्टी, ये हमारा जो वजूद है, उस वजूद के साथ, उस गरिमा के साथ और उस संघर्ष के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बतौर, मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अभी महाराष्ट्र के लिए आप सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं? सबसे बड़ा थ्रेट या इशू क्या है महाराष्ट्र? देखो, थ्रेट ये है कि जो सामाजिक सद्भावना है वो बहुत रौंदी जा रही है। आदमी आदमी में गुस्सा, जाति धर्मों में झगड़ा, ये बहुत बड़े पैमाने पे
हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा एक थ्रेट है। और ये इसमें सुधार नहीं आया तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम आगे क्या होगा। तो ये एक थ्रेट है और इसका कारण बीजेपी है। अच्छा, बहरहाल सर, अगर बात करें बतौर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष, अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक भाषण में कहा कि जो इलेक्शंस आने वाले बीएमसी या दूसरे अलग अलग जो इलेक्शंस आएंगे वहाँ पर अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक महाविकास आघाड़ी नाम से आप लोगों के अलायंस है, तो उनके लोग अगर अलग से लड़ेंगे तो कैसे होगा, क्या करेंगे आप लोग? मूलतः देखिए, ये ट्रैप है और बीजेपी क्या करता है, हमेशा कुछ छोड़ देता है और उसमें उलझाने की कोशिश करता है। पार्टियों को ही नहीं तो सभी को। 3 साल हुए, चुनाव ही नहीं हुआ। अब ये लोकल बॉडी जो इलेक्शंस है उसका संदर्भ क्या है? तो राहुल गांधी जी ने 89 में डिवोल्यूशन ऑफ द पावर की सत्ता पूरी देश की राजधानी में और राज्य की राजधानी में जो पूरी सत्ता है उसको छोड़ो, नीचे जाने दो और डिवोल्यूशन करो और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम सभा भी लाई, तमाम चीज़ें लाई और 4250 विधायक पूरे देश में हैं और 750 एमपी हैं। तो ये महज 5000 लोग इतने बड़े देश को, 140 करोड़ देश, 40 राज्य, 8000 शहर, 6 लाख देहात, इनको गवर्नेंस नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी उनको भी बढ़ाया जाए और उनको सहभागी भी किया जाए। ये देखकर 74 अमेंडमेंट को लाया। 89 में तो नहीं हुआ, मगर उनको शहादत देते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये 93 में इसको 24 अप्रैल 93 में इसको लागू किया जाए और लागू करके डिवोल्यूशन का एक ये तरीका रहा। अब ये कांग्रेस डिवोल्यूशन पे विश्वास रखती है, टू द पीपल बाय द पीपल फॉरवर्ड, और बीजेपी बोलती है कि नहीं, सेंट्रलाइज, सारी सत्ता मोदी जी के पास, सारी सत्ता देवेंद्र जी के पास। ये उनका ढांचा है और ये ढांचा में वो चुनावी होने नहीं देना चाह रहे। अब लोग भूल गए कि मेयर, बड़े शहरों का मेयर हुआ करता था, कोई नगर अध्यक्ष हुआ करता था, जो हमारी जनपद है, पंचायत समिति हम जिसको बोलते हैं, उसमें सभापति होता था, जिला पंचायत का अध्यक्ष होता था, काउंसिलर होते थे, मेंबर होते थे। ये भूल गए लोग अब, और भूलने गए, इन्होंने भुला दिया। अब सारी सत्ता जो है इनके पास, तो ये इनका फंडा है। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता के इतने भूखे हैं कि ये चुनाव लेंगे। लेकिन जब भी होंगे आप कोशिश करेंगे शिवसेना का साथ जाने की? या जब होंगे तब जो सबको साथ मिलके उस पर बात करेंगे, मगर ये उलझाने की उनकी कोशिश है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्पेस है कि जिसमें जाके हमको एक आंदोलन और ये बात हमारे लोगों के बीच में रखने की आवश्यकता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब आपको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई। ये कहा गया कि नेता जो हैं वो 5 स्टार होटल में सोते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं। आपकी एक तस्वीर आई गिरगांव के सर्वोदय आश्रम में, आप ज़मीन पर सोए हुए हैं। वो तस्वीर आपको पता थी? वो किसने ली, वायरल हुई, लोग उसके बारे में बात करने लग गए और कहने लग गए कि कांग्रेस की ओर से ऐसा किसी को नेता बनाया गया जो 5 स्टार होटल में नहीं रहता। उसके पीछे की कहानी क्या है? ये फोटो किसने निकाला? बहुत वहाँ मैं आया तो मेरे साथ कुछ और भी लोग थे। उसका भी एक हर चीज़ का इवेंट बनाने का बड़ा एक दौर चल रहा है, मगर वो मेरा जीवन है और सादगीपूर्ण, वो मेरा उस पर ही भरोसा है। तो मैंने मना किया था, मगर मुझे पता नहीं वो किसने उसको क्लिक किया, मगर वो बहुत ही उसकी ग्रेविटी के लिए बहुत ज़ोर से घुमा। और वो कोई मेरे लिए कोई ऐसी नई बात या वायरल करके कुछ उसका ये लेने वाली क्रेडिट माइलेज लेने वाली बात नहीं है। मैं विद्यार्थी दशा से ही वो जो शांति आश्रम जो है, जो मुंबई सर्वोदय मंडल का जो कार्यालय है, वहाँ पर मैं, क्योंकि गांव देहात का आदमी आता है तो मुंबई में कहाँ रहे, ये हमेशा से सवाल उसके सामने रहता है। तो वहाँ रहने का सब काम नाम जो है आसपास बगल वाले, तो मैं वहाँ से बड़े लंबे 31 साल के अंतराल से मैं वहाँ बीच बीच में या जब भी आता हूँ तो रहता हूँ। मैं विधायक जब बना तब भी मैं वहीं पे रुका था। अच्छा। हाँ, तो ये मेरे लिए वहाँ का कोई त्यौहार मनाने वाला जो अनुराग होता है, वो वहाँ रहने का जो मेरा रूटीन है। और अभी मैं वहीं पे, अभी भी आप वहीं रह रहे हैं, ज़मीन पर ही सो रहे हैं? मैं वहीं रह रहे हैं। हाँ, ज़मीन पे कहा, वो तो सत्यन वहाँ दरी बिछी है, तो दरी बिछे हुए दरी पे तो थोड़ी नीचे बोलते हैं। अच्छी दरी है और दरी पे सोने का एडवांटेज ये होता है कि आप
कि शरीर को जितनी नींद चाहिए उतनी लेता है, फिर उठा देता है। तो आज मुझे शरीर को जितनी चाहिए उतनी नींद देनी है और उठ के पीसीसी का काम करना है, तो इसलिए मेरे लिए तो आइडियल पोजीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ना केवल समय दिया, आपने सभी चीज़ों के बारे में खुलकर बातचीत की। और ये एक जो अलग एक्सपेरिमेंट है जो हम भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, और इसलिए भी मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ों पर बातचीत की ताकि लोगों को भी पता चले कि गांधीयन आइडियोलॉजी की जो बात आ रही है तो आपके क्या विचार हैं। मैं चाहता था कि वो भी लोगों तक पहुँचे, और आपने समय दिया और सभी मुद्दों पर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वो भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपसे वो प्रश्न पूछे जाएं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। महाराष्ट्र के नए कांग्रेस अध्यक्ष, इनका हमने आज इंटरव्यू किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में ये भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।